रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को डिक्लेयर किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो ये जानते हैं मंकी पॉक्स होता क्या है। मंकी पॉक्स एक पॉक्स फैमिली का वायरस है। वायरस रिसेंटली कोरोना होकर गया है, सबको आइडिया होगा ही। वायरल डिजीज है ये, जो एक जूनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों से इंसानों को फैलती है। एंडेमिक है ये नाइजीरिया जैसी कंट्री में। नाइजीरिया एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, मीन्स वहाँ पे ये डिजीज़ कॉमन है, उनके लिए कोई नई डिजीज़ नहीं है, वहाँ पे कॉमनली लोगों को होती रहती है। और इसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है मंकी पॉक्स से एम पॉक्स के लिए। इसके दो रीज़न है। पहला तो चीज़ ये है कि मंकी को देख के स्टिग्मेटाइज ना हो कि भैया मंकी है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, तो पता चला मंकी को ही सारे मारने लगे या उनके पीछे पड़ गए। और दूसरा ये कि ये जताने के लिए कि ये केवल मंकीज़ को नहीं होती, ह्यूमंस में भी फैलती है। ये रही नाइजीरिया। नाइजीरिया वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, तो अफ्रीका से ओरिजिन है डिजीज का। इसका कोई नेचुरल होस्ट नोन नहीं है। नेचुरल होस्ट मीन्स वो जानवर जिसमें ये वायरस जो होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जैसे अपना प्लाज्मोडियम के केस में, मलेरिया के केस में मच्छर बताया मैं कि हाँ नेचुरल होस्ट वो है, उसके भीतर ये पैरासाइट जो है वो ग्रो करता है। पर इसके केस में, मंकी पॉक्स केस में, हमें कोई नेचुरल होस्ट पता नहीं है। अब वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं इसके वायरस के, तो नो डाउट मंकी या नेप्स, जिनके नाम पे ये वायरस है। रोडेंट्स जैसे चूहे, गिलहरी और खरगोश। पहला केस जो इस डिजीज का मिला था वो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। 1958 में मिला। किस में मिला? मंकी में मिला। पहला केस जो ह्यूमंस में मिला वो इसी कंट्री में मिला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही। कब मिला? 1970 में मिला। आज की डेट में कई वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वहाँ पे डिजीज काफ़ी प्रेवलेंट है। तो ये रही थी नाइजीरिया वेस्टर्न, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। अभी ये केसेस ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे थे, जबकि पहले ये जूनोटिक अपने डिजीज जो थे मोस्टली जानवरों को इन्फेक्ट करते। तो ऐसा हुआ क्या? तो जो था अपना नेचर कम्युनिकेशंस, इन्होंने एक स्टडी पब्लिश की है कि हुआ क्या ऐसा। एक्चुअली पॉक्स वायरस जो फैमिली है उनमें अपने जीनोम, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, उसको एक्सपांड करने की और उसको डिलीट करने की दोनों काफ़ी टेंडेंसी होती है। तो इस एक्सपांसन और डिलीशन के समय वो कई ऐसे फैक्टर्स अपने जीनोम में, कई साइज और उसका कंटेंट दोनों चेंज कर देते हैं। तो जो ये चेंज हुआ, उन्हें ये एबिलिटी दी है, जीनोमिक एकॉर्डियन उसे कहते हैं, जो ये एबिलिटी जिसकी वजह से एक्सपांशन और कंट्रैक्शन होता है, कि ये वायरस कैपेबल हो पाया है ह्यूमंस में सर्वाइव करने का, ह्यूमंस में ट्रांसमिट कर पाने का। अभी वायरस, ये डिजीज फैलती कैसे है? तो फैलती है डायरेक्ट कांटेक्ट किससे? इन्फेक्टेड एनिमल की बॉडी से, उसके बॉडी फूड से, उसके ब्लड से, इवन उसके लीजन्स जो उसके पॉक्स हैं जो स्किन में पस फील्ड या वायरल फील्ड बन रहे हैं, लीजन्स, उनके टच में आने से, किसी ऐसे एनिमल को खाने से जो अच्छे से पका नहीं है और जो इन्फेक्टेड था उस वायरस से, ये डिजीज हो सकती है। साथ में ह्यूमन टू ह्यूमन, ऐसा बंदा जो इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में कोई आता है तो ये ट्रांसमिट हो सकता है उसके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सिक्रीशंस होते हैं उसके थ्रू, उसके जो स्किन में लीजन्स हैं उसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो भी ट्रांसमिट हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ट्रांसप्लासेंटली भी ट्रांसमिट होता है। मतलब एक मदर के बीच में जब बच्चा है और मदर इन्फेक्टेड है तो चांसेस हैं कि मदर से ये वायरस बच्चे को चला जाए और बच्चा जब पैदा हो तो इस डिजीज के साथ पैदा हो। मंकी पॉक्स की जो स्टेजेस हैं वो बेसिकली दो स्टेज हैं। एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब बंदा एसिम्टोमेटिक होता है, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। ये लगभग 1 से 2 हफ्ते को होता है, इसलिए क्वारंटीन जो रखा जाता है लगभग 3 हफ्ते का रहा जाता है, ताकि कोई ऐसा केस छूट न जाए जो बाद में मैनिफेस्ट कर जाए, बाद में सिम्टोमेटिक हो जाए। इस फेज की एक खासियत है कि वायरस उस इंसान के अंदर रहेगा जो इन्फेक्टेड है, पर वो वायरस जो है वो दूसरे इंसान को, दूसरे जानवर को ट्रांसमिट नहीं होगा और बिल्कुल एसिम्टोमेटिक, बिल्कुल अच्छे से वो इंसान रहेगा। अगला फेज आता है प्रोड्रोमल फेज, वो फेज जिसमें सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? मलेज, मतलब आलस लगना, कुछ अच्छा नहीं लगना, फीवर आना और हेडेक होना। और जो एक स्पेसिफिक फीचर बोला जा रहा है इस डिजीज को, मंकी पॉक्स को, एम पॉक्स को डिफ्रेंशिएट करता है चिकन पॉक्स से, वो है लिम्फेडिनोपैथी। मीन्स गिल्टी, मीन्स नोड्स का बढ़ जाना। कहाँ के नोड्स का? गले के नोड्स का, आर्मपिट के नोड्स का, ग्रोइन के नोड्स का। किस साइड के?
एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी हो सकता है। तो ये फीचर्स चिकन पॉक्स में यूजुअली देखने को मिलता है। अब चिकन पॉक्स क्या होता है? चिकन पॉक्स एक टाइप का वायरल डिजीज है, पॉक्स फैमिली का ही है, जिसे बहुत लोग छोटी माता के नाम से जानते होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे इसके बारे में। आगे मैं इमेजेस में दिखाऊंगा कैसा होता है। अब आता है रैश। रैश क्या है? रैश पे काफ़ी बातें होती हैं, क्योंकि रैश वो फीचर है जो जिससे वो मैनिफेस्ट होता है, जो दिखता है सबको, और उसको देखकर काफ़ी परेशान भी होते हैं, डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। तो कई केसेस में प्रोड्रोमल फेज आता ही नहीं है, डायरेक्ट इंसान को रैशेस आते हैं। अब रैशेस क्या होते हैं? मोर और लेस चिकन पॉक्स जैसे ही दिखते हैं। अभी रैश बढ़ता कैसे, दिखता कैसा है? तो टू बिगिन विद, रैश पहले मैक्यूल्स होता है। मैक्यूल्स मीन्स कलर चेंज होना स्किन का, एक पैची छोटे से एरिया का, पर कोई उभार नहीं होना, कोई स्वेलिंग नहीं होती वहाँ पे। जब वो स्वेलिंग आ जाती है उसी पैच पे जहाँ पे डिस्कलरेशन हुआ था, तो उसे पैप्यूल कहते हैं। वो स्वेलिंग में जब फ्लूइड बढ़ जाता है, पानी क्लियर फ्लूइड लगभग जैसा, तो उसे वेसाइकल कहते हैं। और जब उसी वेसाइकल में पस भर जाता है तो उसे पस्यूल्स कहते हैं। एक और स्टेज आती है इसके बाद जिसे स्कैब कहते हैं, मीन्स जब वो सूख गया, तो जो उसके ऊपर डेड मटेरियल पड़ा रहता है, सूखा हुआ पस, उसे स्कैब कहते हैं। स्कैब्स जब तक नहीं गिर जा रहे हैं, जब तक नहीं हट जा रहे हैं बॉडी से, तब तक वो आदमी इन्फेक्टेड है दूसरे आदमी के लिए। तो ध्यान रखना है, स्कैब्स के गिरने से पहले हर कोई ट्रांसमिट कर सकता है ये डिजीज दूसरे आदमी को। ये जो मैं बात कर रहा था, ये मैक्यूल कहलाएगा। डिस्कलरेशन है, एलिवेशन नहीं है। ये डिस्कलरेशन के साथ थोड़ी इडिमा है, पैप्यूल। फ्लूइड भर गया, वेसाइकल। पस भर गया, दिस इज पश्यूल। ये स्कैब्स जब वो सूख रहा है, ठीक है। अब ये कितना सीवियर है डिजीज? तो सीवियरिटी की बात करें तो ट्रेडिशनली काफ़ी सीवियर था, जब तक कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे इसके लिए। एज हाई एज 11%, मतलब 100 में से लगभग 11 लोग मर सकते थे अगर ये चिकन पॉक्स होता था। पर WHO की रिसेंट रिसर्च कहती हैं कि डेथ अभी 3 to 6% है, जो कि एज सच हाई ही है। अगर लार्ज पॉपुलेशन इफेक्ट होती है तो 3 से 6% पॉपुलेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर होता है। हालांकि प्रीवियसली ये 11% तक था, जो कि काफ़ी हाई था। ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मींस ऐसा नहीं है कि आपको चिकन मंकी पॉक्स हुआ और आपको एंटीबायोटिक देगा डॉक्टर कि भैया पेनिसिलिन ले लो, ये ले लो, ये ले लो और आप ठीक हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो भी है वो केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से, मीन्स आपको बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल ले लेंगे, या कुछ और आइबुप्रोफेन या कोई और एनसेट्स दे देंगे। आपको दर्द हो रहा है, उसके लिए भी ऐसी ट्रीटमेंट है। आपको सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन लगा देंगे। आपको पानी कम हो गया, ये किसी वजह से कुछ हो गया, स्किन में जो हुआ बीटाडीन लगा दिया और कुछ एंटीबायोटिक्स लगा दिए, ये कर सकते हैं कि और से कोई इन्फेक्शन उसके ऊपर ना हो जाए। प्रीवियसली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो थी, अब कहेंगे स्मॉल पॉक्स क्या है तो उसके आगे फोटो आएगी। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, मीन्स हमने इसे रेडिकेट किया है। किसके दम पे? वैक्सीन के दम पे। स्मॉल पॉक्स इसी पॉक्स फैमिली का वायरस था, जो काफ़ी बड़े बड़े स्किन लीजन्स करता था। उसकी मोटिलिटी बहुत आई थी और स्किन में बहुत स्कार्स छोड़ के जाता था। अब शायद देखने को ना मिले, 1980 में वो रेडिकेट हो गया। ऐसे लोग देखने को ना मिले जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ हो, बहुत कम लोग ही शायद बचे होंगे। और अभी अगले 15-20 साल बाद शायद ही कोई देखने को मिले। सो 1980 के बाद जब ये वैक्सीन डिसकंटिन्यू कर दी गई, क्योंकि डिजीज ही चला गया था, तो वैक्सीन को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि वैक्सीन कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है उस वैक्सीन में कोई ऐसा लाइव वायरस रह गया हो जिससे फिर से ये ट्रांसमिट होने लगे, फिर से पूरे वर्ल्ड में एक इशू आ जाए। वो वैक्सीन इफेक्टिव थी 85% केसेस में प्रिवेंट करने में, एमपॉक्स प्रिवेंट करने में। पर सिंस वो वैक्सीन नहीं है तो वो भी अवेलेबल नहीं है। एक वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल है, पर उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है ये अभी नोन नहीं है। और साथ में वो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी उसकी है नहीं, मतलब जो क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है उस क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड को सर्व करना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं मंकी पॉक्स, क्या डिफरेंस है इसका स्मॉल पॉक्स से, चिकन पॉक्स से, एम पॉक्स से। तो हम लीजन्स की बात करेंगे, कैसे दिखता है। ये रहा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो नहीं होता है 1980 में डिटेक्ट हो गया। ऐसे रीजन्स होते थे स्किन में, और ये स्कार्स छोड़ के जाता था वो। पिट्स देख रहे हो आप, ये स्मॉल पॉक्स के पिट्स। फिर आता है चिकन पॉक्स, हमारी छोटी माता। इसमें एक फीचर होता है चिकन पॉक्स में कि हर स्टेज के
जो लीजन्स होते हैं एक साथ देखने को मिल जाते हैं। मतलब कहीं पे केवल स्किन डिस्कलरेशन होगा, मैक्यूल, कहीं पे एलिवेशन हुआ, पैप्यूल, कहीं पे फ्लूइड भर गया, वेसाइकल, कहीं पे पस भर गया, पस्ट्यूल्स, और साथ में कहीं पे सूख रहा है लीजन, स्कैब। लिम्फ नोड्स में इतने नहीं होते। अब आते हैं मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स देखो, ये इनिशियल स्टेज है, मैक्यूल, और कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैप्यूल बन रहे हैं। तो होपफुली आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा वीडियो आपके लिए। मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ग्रो होने में हेल्प करें, और मैं शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है अपना नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।